Bismillahirrahmanirrahim. We are going to start the topic of crystal structure analysis and isotropy and anisotropy. These are the last lectures of our third chapter, solids. क्रिस्टल स्ट्रक्चर बताने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि सॉलिड्स का चैप्टर हम जानते हैं सॉलिड्स आर ऑफ टू टाइप्स. The crystalline solids having definite arrangement of atom ions or molecule, and the amorphous solids which have do not definite arrangement of atom ions or molecules from which they are composed. ठीक है, रैंडम अरेंजमेंट होती है अमॉर्फस सॉलिड्स में एटम आयंस और मॉलिक्यूल्स की. क्रिस्टल स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका मतलब है हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात करेंगे, अमॉर्फस सॉलिड्स की बात नहीं कर रहे. ठीक हो गया. तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होता है? द पार्टिकल्स एटम आयंस और मॉलिक्यूल इन क्रिस्टल्स आर हाईली ऑर्डर्ड एज इज एविडेंट फ्रॉम देयर ज्योमेट्रिकल शेप्स, स्मूथ सर्फेसेस एंड स्पेसिफिक इंटरफेशियल एंगल्स. पहले ही बताया कि इसमें जो एटम आयंस और जो मॉलिक्यूल है जिनसे ये क्रिस्टलाइन सॉलिड बना है वो हाईली ऑर्डर्ड होता है और उनकी ज्योमेट्रिकल शेप्स होती हैं, स्मूथ सरफेसेस होती हैं एंड स्पेसिफिक इंटरफेशियल एंगल्स होते हैं. The particle in crystals are arranged in regular pattern that extend in all directions. थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट होती है, यानी ऑल डायरेक्शन में जो क्रिस्टल होती है वो ग्रो करती है. द ओवरऑल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन अ क्रिस्टल इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस, स्पेस लैटिस और सिंपली लैटिस. इसको हम सिर्फ लैटिस भी कहते हैं. जो ओवरऑल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स आ रही है हमें क्रिस्टल के अंदर उसको हम कहते हैं क्रिस्टल लैटिस, स्पेस लैटिस और लैटिस. To describe the structure of a crystal, it is convenient to view it as being made of large number of basic units. अगर हमने क्रिस्टल का स्ट्रक्चर को पढ़ना है तो क्रिस्टल तो एक बड़ा है ना, बड़ा यूनिट है, तो इसको हम कहते हैं कि ये छोटे छोटे यूनिट्स से मिलकर बना है, छोटे बेसिक यूनिट्स से मिलकर बना है. तो वो जो सबसे छोटा यूनिट आता है क्रिस्टल लैटिस का, दैट इज नोन एज यूनिट सेल. द सिंपल बेसिक यूनिट और द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द क्रिस्टल लैटिस इज कॉल्ड यूनिट सेल. ये आप देख सकते हैं फिगर के अंदर. एक पहले सबसे बड़ी क्रिस्टल है, फिर उसका एक कुछ पार्ट लिया हुआ है, लैटिस लिया हुआ है. एक पूरी क्रिस्टल है, फिर उसका एक पार्ट ले लिया जिसको हम कह रहे हैं लैटिस, और लैटिस किससे मिलकर बना है? यूनिट सेल. यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द क्रिस्टल lattice which have all the characteristics of a crystal. The question is how to represent crystal lattice and unit cell. इसको हम कैसे जाहिर कर सकते हैं? The crystal lattice of a substance is depicted by showing the position of particle structure units in space. हम इनके स्ट्रक्चर यूनिट्स को स्पेस में जाहिर करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं. और इनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? हम बोल्ड डॉट्स या फिर सर्कल्स के ज़रिए से इनको रिप्रेजेंट करते हैं. दीज पोजिशंस आर रिप्रेजेंटेड बाय बोल्ड डॉट्स और सर्कल्स एंड आर रेफर टू एज लैटिस पॉइंट्स और लैटिस साइट्स. यानी यहाँ जहाँ पे एटम आयंस और ये मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं एक लैटिस यूनिट सेल में या लैटिस में, वहाँ पे हम बोल्ड डॉट्स लगाते हैं या सर्कल्स लगाते हैं, और जहाँ पे ये मौजूद होंगे उनको हम कहते हैं लैटिस पॉइंट्स और लैटिस साइट्स. The overall shape and structure of a crystal system is governed by that of the unit cell of which it is composed. जो ओवरऑल शेप या स्ट्रक्चर आता है क्रिस्टल का वो यूनिट सेल से ही हम बता सकते हैं कि ये इसका बेसिक यूनिट सेल किस तरह का है. A unit cell has one atom or ion at each corner of the lattice. कॉर्नर पे इसके एटम या मॉलिक्यूल मौजूद होता है और यूनिट सेल को डिस्क्राइब करें. इसके अलावा एक तो इसके कॉर्नर्स हो गए और एटम या आयंस इनके फेसिस पे भी मौजूद हो सकते हैं एंड इंटीरियर ऑफ द सेल, यानी सेल के अंदर की जानिब भी मौजूद हो सकते हैं. A cell with interior point is called the body centered cell. जिसका इंटीरियर पॉइंट हो उसको हम कहते हैं बॉडी सेंटर्ड सेल.
और अ सेल विच डज नॉट कंटेन एनी इंटीरियर पॉइंट इज नाउन एज प्रिमिटिव सेल। ऐसा सेल बिल्कुल सिंपल हो, जिसका कोई इंटीरियर पॉइंट ही ना हो, उसको हम कहते हैं प्रिमिटिव सेल। And the last one is a primitive cell is a regular three-dimensional unit cell with atom or ions at its corners only। ये simplest cell है, इसमें सिर्फ एटम या आयंस जो है कॉर्नर्स के ऊपर मौजूद होते हैं और इंटीरियर में कोई मौजूद नहीं होता एटम। पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल, इसको हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं एक यूनिट सेल को, यानी इसके एनालिसिस में हम क्या कर सकते हैं, इसका याद रखिएगा। ऑगस्ट ब्रेविस फ्रेंच मैथमेटिशियन था। 1850 में उन्होंने क्रिस्टल लैटिस को ऑब्जर्व किया था और इनको 7 क्रिस्टल सिस्टम्स में कैटेगराइज किया था। दीज आर कॉल्ड ब्रेविस लैटिसेस, और जो ये हमारे पास आए हैं इनको हम कहते हैं ब्रेविस लैटिसेस। एंड द करस्पॉन्डिंग यूनिट सेल आर रेफर्ड एज ब्रेविस यूनिट सेल्स। और ये जो हमारे पास 7 यूनिट सेल इसके बेसिक बनते हैं उनको हम कहते हैं ब्रेविस यूनिट सेल्स। द यूनिट सेल्स में बी कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग पैरामीटर्स। इसके लिए 2 पैरामीटर है, खासतौर पर हम लेते हैं एजिस लेते हैं, जो एक्सिस पे हम लेते हैं उनको हम ए बी और सी से जाहिर करते हैं, लेंथ्स जो होती हैं एजिस की। और 3 एंगल्स आएंगे एजिस के दरमियान जहाँ पे वो मीट करते हैं, अल्फ़ा बीटा एंड गामा। ये देखें ए बी और सी जो है ये एजिस की लेंथ के लिए यूज़ हो रहा है। और फिर हमने एंगल्स लिए हैं, ए और बी के दरमियान जो एंगल होता है उसको गामा कहते हैं, ए और सी के दरमियान जो एंगल होता है उसे बीटा कहते हैं, बी और सी के दरमियान जो एंगल होता है वो उसे अल्फ़ा कहते हैं। और इसको आपने ऐसे ही लिखना है तरतीब से, अल्फ़ा बीटा और गामा की पोजीशन को आप चेंज नहीं कर सकते। याद रखिएगा, ए और बी के दरमियान गामा, ए और सी के दरमियान बीटा और बी और सी के दरमियान अल्फ़ा। पीछे हमने पढ़ा है कि ब्रेविस ने 7 क्रिस्टल सिस्टम दिया था। 7 क्रिस्टल सिस्टम है एंड 14 ब्रेविस लैटिसेस हैं। ठीक है, यहाँ पे हम 7 क्रिस्टल सिस्टम को स्टडी कर रहे हैं। इससे के लिए सबसे जो पहला है जिसमें सबसे ज़्यादा सिमेट्री पाई जाती है वो है क्यूबिक आइसोमेट्रिक, यानी इसमें सब में सिमेट्री पाई जाती है, तीनों एजिस की लेंथ बराबर है और तीनों एंगल्स जो हैं वो 90 के इक्वल हैं। इसके एग्जांपल में सोडियम क्लोराइड है, सीजियम क्लोराइड है, कैल्शियम फ्लोराइड है, कैल्शियम ऑक्साइड है, फिर टेट्रागोनल है। नेक्स्ट चलते जाएंगे, जैसे जैसे आप इनके जो सिमेट्री है वो कम होती जाएगी। उसके बाद ऑर्थोरोम्बिक है, रोम्बोहिड्रल है, हेक्सागोनल है। अच्छा, जिसमें सबसे कम सिमेट्री पाई जाती है वो आपके पास मोनोक्लिनिक है। ठीक है, सॉरी ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक में सबसे कम सिमेट्री पाई जाती है और इसके लिए ये जो शेप्स इनकी दी हुई हैं सातों के सातों की यूनिट सेल्स की, वो नीचे बताई हुई हैं आपको कि इनकी शेप्स कैसे होती हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा वो है आइसोट्रॉपी एंड एनआइसोट्रॉपी का। सॉलिड्स 2 तरह के हैं। अमॉर्फस सब्सटेंसेस की जब हम बात करते हैं, यानी अमॉर्फस सॉलिड्स की बात करते हैं, अमॉर्फस सब्सटेंसेस आर सेड टू बी आइसोट्रॉपिक बिकॉज दे एग्जिबिट द सेम वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शंस। किसी भी डायरेक्शन में हम उसकी करेक्टरिस्टिक किसी भी प्रॉपर्टी को स्टडी करेंगे तो वो एक जैसी आएंगी। और ये प्रॉपर्टीज़ कौन सी हो सकती हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटीज़ है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है। ये अमॉर्फस सॉलिड्स में सारी की सारी जो है इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन है। ये किसी भी डायरेक्शन में हम इनको स्टडी करेंगे तो इनकी वैल्यू सेम आएगी। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इसका मतलब है अमॉर्फस सॉलिड्स जो हैं वो आइसोट्रॉपिक होते हैं। जबकि हम क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस की बात करते हैं ऑन द अदर हैंड आर एनआइसोट्रॉपिक होते हैं, यानी इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं क्रिस्टल की डायरेक्शन चेंज करने से उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। जैसा कि सिल्वर आयोडाइड की अगर हम क्रिस्टल लें तो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इज पॉजिटिव इन वन डायरेक्शन एंड नेगेटिव इन द अदर। इस तरह एक और अगर एग्जांपल मैं आपको दूं तो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था
ग्रेफाइट जो है वो एक डायरेक्शन में, यानी जब उसके लेयर्स के पैरेलल करंट लगाया जाता है तो वो कंडक्टर होता है, लेकिन जब उसके लेयर्स के परपेंडिकुलर करंट को लगाया जाता है तो वो नॉन कंडक्टर होता है, तब वो कंडक्टिविटी नहीं शो करता। तो ग्रेफाइट जो है वो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है। आप देखें उसकी डायरेक्शन चेंज होने से उसकी प्रॉपर्टी में, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में चेंज आ गया है। तो इसका मतलब है क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस एनआइसोट्रॉपिक होती हैं। याद रखिएगा, क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस क्या होती हैं? एनआइसोट्रॉपिक। आइसोट्रॉपिक का मतलब होता है कि अगर हम किसी सब्सटेंस की डायरेक्शन को चेंज भी करें लेकिन उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट है, इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटीज़ है, अगर डायरेक्शन चेंज करने से भी उनकी वैल्यू चेंज ना हो बल्कि कांस्टेंट वैल्यू आ रही हो तो ऐसी सब्सटेंसेस को हम कहते हैं आइसोट्रॉपिक। लेकिन ऐसी सब्सटेंसेस जैसे क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस हैं, उनकी डायरेक्शन चेंज करने से इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की जो वैल्यू है वो चेंज आती है, यानी उनकी डायरेक्शन चेंज होने से उनकी वैल्यू चेंज हो जाती है, और इस फिनोमेना को हम कहते हैं एन आइसोट्रॉपिक।